गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है। तो जैसा कि मैंने लास्ट में आपको बताया हुआ था कि वो चैप्टर निपट गया हुआ है। आज हम एक नए अध्याय का शुभारंभ करने वाले हैं, ठीक है। जिस अध्याय का क्या नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। डालते हैं हेडिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बोले तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है भाई, ये हमारा चैप्टर है। अब देखो, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जैसा कि मेंशन है, मतलब विद्युत धारा एक विशेष प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है, उसे ही हम बोलते हैं, वो चुंबक की तरह लगता है वो, है ना, उसको हम बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके बारे में एक हमारे महान वैज्ञानिक हुए, ओरस्टेड, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, है ना। उन्होंने क्या किया, इस घटना की खोज उन्होंने ही की, इसीलिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की घटना के जो खोज करता है, ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है, ओरस्टेड को कहा जाता है। देखिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक धारावाही तार लिया, ठीक है। इस तार से मान लो धारा प्रवाहित हो रही है यूँ, इसके निकट उन्होंने क्यू आवेश को रखा। इनको लग रहा था कि इस पर कोई बल लगना चाहिए। किस पर? इस आवेश क्यू पर लगना चाहिए बल। इनको ऐसा शुरू में लग रहा था, तो इन्होंने प्रयास किया कि आखिर बल लग रहा है, लेकिन बल तो लग नहीं रहा है, मतलब बल हो नहीं रहा है। अरे मौसी का कॉल है, थोड़ी देर के बाद इनसे बात कर लेता हूँ, ठीक है। देखो भाई, मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि ये है हमारा करंट कैरिंग वायर। इस वायर से करंट आई फ्लो हो रहा है, तो लगा, कायदे से सब लोगों को लगा कि यार ये इसमें मान लो जैसे ये एक सेल है जो क्या करेगा, इसको देगा करंट। तो लग रहा था शुरू में कि यार ये देगा करंट, करंट देगा तो इसमें आवेश बढ़ेगा, इसमें आवेश बढ़ेगा। उस आवेश की वजह से इस आवेश पर इधर की ओर बल लगना चाहिए, कोई सा फोर्स लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अब हो सकता है कि ज़्यादा दूरी की वजह से नहीं लग रहा होगा, तो उन्होंने इसको पास लाया, बहुत पास लेकर के भी देखा, फिर भी कोई फोर्स नहीं लगा, नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगा। अब इनका दिमाग ख़राब हो गया, यार क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। अब इस पर उन्होंने रिसर्च शुरू किया कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। जब ये आवेश दे रहा है तो इसमें आवेश भरा होना चाहिए। इसमें भाई धारा प्रवाह का क्या मतलब, आवेश का प्रवाहित होना, यानी कि इसमें आवेश आ रहा होगा, उस आवेश की वजह से इस पर फोर्स लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है, पर इन्होंने रिसर्च किया, तब जाके इन्होंने पाया कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वो उनको समझ में आया। देखो क्या होता है, ये जो है हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें है ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज, मान लो भरा हुआ है, वैसे रहता है इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चलो मान लेते हैं पॉजिटिव ही भरा हुआ है। अब सोचो, जब इसमें हमने तार नहीं जोड़ा हुआ था, जब हमने इसमें कोई कुछ नहीं लगाया हुआ था, बैटरी नहीं जोड़ा हुआ था, उस समय की बात करते हैं, ठीक है भाई। ये हटा हुआ है, मान लो इस समय भी जितना इस पर पॉजिटिव है उतना ही क्या है, इस पर निगेटिव भी उतना ही निगेटिव है। उसी समय जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, ठीक है। नेट चार्ज इस पर कितना है, नेट चार्ज कितना है, 0 है, ठीक है। अच्छा, जब हमने सेल के किसी भी टर्मिनल इसको नहीं जोड़ा हुआ था, शुरू की बात कर रहा हूँ, उस पर भी, उस समय भी इस पर नेट चार्ज कितना, 0। क्यू नेट कितना, 0। कहोगे सर इस पर तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, चार्ज तो होना चाहिए भाई, है, लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, इसलिए मैं इसे छूता भी हूँ तो करंट नहीं लगता। देखो ये भी वो भी है, धातु ही है ये भी, इसके अंदर में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। मैं इसको छू रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कुल आवेश इस पर 0 है। बात करते हैं थोड़ा सा समय के बाद, जब हमने इसमें सेल से जोड़ दिया, अब क्या हुआ, इसने जिस समय में मान लो जैसे हमने जोड़ा, तो जिस सेकेंड, जिस क्षण में एक इसमें पॉजिटिव चार्ज इंटर हुआ, उसी समय यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज एक्सिट भी हो गया। जिस समय इंटर हुआ उसी समय एग्जिट हो गया, ठीक है। तो फिर से इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है वो भी अभी भी मेंटेन रहा। जैसे ही हमने इस पर जोड़ा वैसे ही यहाँ से निकल भी गया। तो नेट चार्ज इसको जोड़ देने के, सेल के जोड़ देने के बाद भी नेट चार्ज कितना है इस पर है, 0 ही है। नेट चार्ज कितना है, 0 ही है। जोड़ दोगे तब भी, नहीं जोड़ोगे तब भी। इस वजह से यहाँ जब एक कोई चार्ज पड़ा हुआ था, कोई आवेश पड़ा हुआ था, इस पर कोई फोर्स नहीं लगा था, क्योंकि इस पर कोई चार्ज था ही नहीं। क्लियर है, गुड। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने ये जान लिया कि भाई क्यों नहीं फोर्स लग रहा है, चलो अच्छी बात है। अब रिसर्च इनका आगे बढ़ा। अब इन्होंने क्या देखा, ये लिया चार्ज,
इस चार्ज को कहा कि यार ठीक है सीधा में तो कुछ हो नहीं रहा था, चलो इसको फेंक के देखते हैं। ठीक है, इस चार्ज को इन्होंने क्या कर दिया, फेंक दिया विद वेलोसिटी v। अब होना क्या चाहिए था, चार्ज को फेंका, जैसे देखो इसको नीचे गिराता हूँ, नीचे गिरा, सीधे नीचे गिर रहा है, देख जाओ, देखो यूँ सीधे नीचे गिर रहा है। तो इसको जब इन्होंने मैं ऊपर फेंकूंगा तो सीधे ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये ऊपर जाने के बजाय थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तब ऊपर गया v वेलोसिटी से। इन्होंने वेलोसिटी चेंज की 2v से, अब देखो थोड़ा और टेढ़ा हो गया, और टेढ़ा हो गया, ऐसा कुछ हो रहा था। अब इनका दिमाग फिर से ख़राब हो गया कि क्यों हो रहा है ऐसा, है ना, क्यों ऐसा हो रहा है कि वेलोसिटी चेंज करने से ये। तो इन्होंने क्या, इनको लगा कि यार मैं वेलोसिटी बढ़ा रहा हूँ तो इससे क्या हो रहा है कि ये ज़्यादा झुक रहा है। जैसे सोचो यहाँ से हवा बहेगा, मान लो इस दिशा से हवा बह रहा है, मैं इसको गिराऊंगा, यदि हवा का बहाव तेज होगा तो क्या होगा, ये सीधे जाने के बजाय थोड़ा सा टेढ़ा होकर जाएगा, और तेज बहाव, और टेढ़ा, कभी एक ऐसा होगा सीधा चला जाएगा। यही बात यहाँ पर हो रहा था, जितना ज़्यादा फेंका जा रहा था जोर से, उतना ज़्यादा इस पर क्या लग रहा होगा, उधर की ओर फोर्स लग रहा हो, उसी फोर्स की वजह से तो उधर झुक रहा है वो। ये उन्होंने पहला पता लगाया। फिर उन्होंने देखा कि यार चलो ये बड़ी अच्छी बात है, बढ़िया बात पता चला उन्हें। अब क्या किया उन्होंने कि वेलोसिटी सेम रखा, अब चार्ज को ही बदल दिया, जैसे v से फेंका तो ऐसे गया ना, q चार्ज, वेलोसिटी v है, अब चार्ज बदल दिया 2q, फिर से देखा कि यही हो रहा है, 3q, फिर से वही हो रहा है। अब मतलब इनका फिर से लग रहा था क्या बात है यार, वेलोसिटी की जगह अब ये मैं चार्ज भी बदल रहा हूँ, चार्ज भी बढ़ा रहा हूँ, तब भी फोर्स ज़्यादा लग रहा है ना, चार्ज भी बदलने से फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तो इन्होंने ये सब देख करके दो बातें कही। पहली बात कहा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना चार्ज उतना ज़्यादा फोर्स, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी, दो बातें जान लिया। अब देखो, अब ये है हमारा क्या, तार है, इस तार से बह रही है धारा, और इस धारा की वजह से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। कहाँ पर, यहाँ पर कुछ भी हो रहा होगा, चुंबकीय क्षेत्र तब तक पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, बस कोई क्षेत्र यहाँ उत्पन्न हो रहा था ये पता है, सिंपल। अच्छा, अब समझते हैं, यहाँ पर कुछ है, उस समय किसी को कुछ पता नहीं था, कुछ है जिसकी वजह से इस पर उधर की ओर फोर्स लग रहा है। अब उन्होंने क्या किया, इस से बहने वाली धारा को, जो करंट बह रहा है, इसको बढ़ाया, बढ़ाने के लिए इन्होंने 2 सेल जोड़ दिया, एक साथ क्या कर दिया, 2 सेल जोड़ दिया। अब करंट भी 2 गुना हो गया होगा। अब उन्होंने देखा करंट 2 गुना होने से भी Q और V ही है, तब भी देखो Q है और वेलोसिटी V है और करंट 2 गुना हो गया, तो पहले जितना मुड़ा था उससे ज़्यादा मुड़ने लग गया, मतलब ज़्यादा मुड़ाव आ गया। क्या करने से, करंट के 2 गुना कर देने से। यहाँ I करंट पर था, ये 2I पर ऐसे हो गया, ठीक है। अच्छा, करंट क्या हो रहा था, शुरू की बात चल रही है, बहुत शुरू की स्टार्टिंग की बात चल रही है। अच्छा, इन्होंने देखा कि करंट भी बढ़ने से ऐसा हो गया, और फिर से देखा उन्होंने कि एंगल यदि बदल दिया जाए, मतलब कुछ एंगल को मान लो अभी ऐसे फेंक रहे हैं, सीधा अंदर फेंका जाए, ऐसे फेंका जाए, ऊपर फेंका जाए, ये सब करके उन्होंने पता पाया कि जो फोर्स है वह क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कुछ और भी। मान लो फोर्स है, मान लो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये उन्होंने पता कर लिया। फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस करंट से, करंट के बारे में उन्होंने जाना कि करंट की वजह से भी ऐसा हो रहा है। ये सब होने के बाद सब कुछ हो गया, मान लो करंट की वजह से, करंट की शुरू में करंट ही माना गया था, लेकिन बाद में ये चेंज हो गया, ऐसा कुछ हो गया। अब सब हो जाने के बाद, जब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब इन सब के पास एक प्रॉब्लम ये था कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है। चुंबकीय विद्युत क्षेत्र तो नहीं होगा, ये विद्युत क्षेत्र होता तो आवेश पर सीधा बल लगता, रुका हुआ रहता तब भी, चूंकि विद्युत बल जो है सो एक स्थिर विद्युत बल होता है, मतलब रुके हुए आवेशों पर लगता है, तो यहाँ तो लगना चाहिए था रुके हुए पर भी। इसका मतलब विद्युत बल तो वो नहीं है, और ना ही इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। अब उन्होंने क्या किया, एक चुंबक को लाया, ध्यान से देखना, कुछ भी लिखने वाला नहीं, बस समझने वाला था अभी तक। एक चुंबक को लाया, ये सब कुछ जब हो गया, जब आवेश इधर घूम गया, वेलोसिटी बढ़ाने से घूम गया, सब कुछ जब हो गया, उसके बाद इन्होंने क्या लाया, चुंबक को। चुंबक में हम जानते हैं एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। चुंबक को ले आए इन्होंने, और चुंबक को देख करके उन्होंने कहा कि अच्छा, अब इसमें करंट फ्लो हुआ। करंट जैसे ही फ्लो किया इन्होंने तो देखा कि चुंबक एक दिशा में विक्षेपित हो गया, चुंबक थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, नॉर्थ पोल यहाँ चला गया, साउथ पोल यहाँ चला गया। अच्छा, ये हुआ। इन्होंने जब इसकी पोलैरिटी चेंज की, उल्टा कर दिया, ठीक है, मान लो इसको उल्टा कर दिया, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ये राम ऐसे कर दिया। अब देखा कि ये ऐसे हो गया। अब आप कहोगे कि सर लोहा भी तो इसको खींच सकता है अपनी ओर। हाँ, लोहा खींच सकता है, धक्का नहीं मार सकता है।
यानी कि जो चुंबकीय पदार्थ है, लोहा जैसे हुआ, टीना हुआ, ये सब खींच सकता है, केवल चुंबक को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, धक्का नहीं मार सकता है। तो इससे इन्होंने जाना कि ये जो क्षेत्र इसके चारों ओर डेवलप हो रहा है वो कौन सा क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र है। ये बात इनको पता चल गया। किनको? अरस्टेड को। ठीक है। अच्छा, तो ये शुरू वाला एक्सपेरिमेंट है, स्टार्टिंग वाला। इस पर किया किन्होंने? इसको किया था इन्होंने किया था, अरस्टेड नामक साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव लिख करके इसकी परिभाषा लिखते हैं पहले चैप्टर का। ये जो चैप्टर है इसका परिभाषा लिखते हैं। यहाँ से लिखने वाली बात चालू है, अभी तक समझने वाला बात था। लिखिएगा, लिखिए। जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित किया जाता है, जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित किया जाता है तो धारा प्रवाह के कारण चालक तार के चारों ओर चुंबकीय गुणों के उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है। इसकी खोज अरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसकी खोज अरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये हमारी पहली बात हो गई। ठीक है बच्चों, अरस्टेड बात यहाँ से आ गया अरस्टेड का। अब लिखिएगा अरस्टेड का प्रयोग, अरस्टेड एक्सपेरिमेंट। लिखिए अरस्टेड एक्सपेरिमेंट, अरस्टेड का प्रयोग। लिखिए अरस्टेड ने धारावाही तार के निकट चुंबकीय सुई को रखा। अरस्टेड ने धारावाही तार के निकट चुंबकीय सुई को रखा। जब तार से धारा प्रवाहित की गई तो चुंबकीय सुई एक दिशा में विक्षेपित हो गया। एक दिशा में विक्षेपित हो गया। ठीक है। लिखो, धारावाही तार से प्रवाहित धारा की दिशा को बदलने पर, धारावाही तार से प्रवाहित धारा की दिशा को बदलने पर चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा भी बदल गई। दिशा भी बदल गई। इस प्रकार धारावाही तार के चारों ओर उत्पन्न इस क्षेत्र को अरस्टेड ने चुंबकीय क्षेत्र का नाम दिया। चुंबकीय क्षेत्र का नाम दिया। उन्होंने कहा कि यह चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है, तो भाई चुंबक की तरह कौन व्यवहार करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। सिंपल, इसीलिए उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का इसका नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, गुड। अब हम जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र का एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन। लिखिएगा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। लिखिए इसका डिफिनीशन। जरा सोचो बच्चों, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा यदि आप करें याद तो क्या था? विद्युत क्षेत्र की क्या परिभाषा थी, याद है? तो वहाँ हमने लिखवाया होगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नामक चैप्टर में, विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ विद्युत आवेश की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता हो, ये मैंने लिखवाया होगा। लेकिन यहाँ मैं ऐसा नहीं लिखवा सकता, क्योंकि हम खुद जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र में तो हमें अनुभव नहीं होएगा। हमें उसके लिए चुंबकीय सुई को ले जाना पड़ेगा, तो वही पता कर पाएगा कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है भी या नहीं है। ठीक है ना? तो हमें यदि यहाँ जानना है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में तो क्या करना पड़ेगा? हमें चुंबकीय सुई को ले जाना ही पड़ेगा। इसीलिए उसमें थोड़ा सा तबादला होगा। परिभाषा में लिखिएगा धारा, यहाँ चूँकि देखो चुंबक के चारों ओर का भी क्षेत्र होगा, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में, तो हम यहाँ बोलेंगे धारावाही तार के चारों ओर का वह क्षेत्र। लिखिएगा धारावाही तार के चारों ओर का वह क्षेत्र, धारावाही तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ चुंबकीय सुई की सहायता से, जहाँ चुंबकीय सुई की सहायता से चुंबक की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता हो, चुंबक के उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता हो, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तीर मार मार के लिखिएगा।
इसे मतलब किसे, चुंबकीय क्षेत्र को, इसे B से सूचित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है उसे हम B से सूचित करेंगे, लिखिएगा इसे B से सूचित किया जाता है। अगला, इसका SI मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र जो है इसका SI मात्रक टेस्ला होता है ना, टेस्ला या, लिखिएगा इसका SI मात्रक टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। भाई साहब अभी आपको लग रहा होगा कि सर टेस्ला तो मान लो कुछ हद तक मैं मान भी लूँगा, ये दोनों मानने में मेरे को दिक्कत हो रहा है, ये दोनों मानने में दिक्कत हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा होगा, सोचना वाजिब भी है। याद करिए जब मैंने आपको विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलाम कहा था और तुरंत उसी समय लिखवा दिया था वोल्ट पर मीटर भी होता है ना, बोला था ना, तो मैंने कहा होगा कि समय आने पर आपको पता खुद चल जाएगा कि वोल्ट पर मीटर कहाँ से है। वैसे ही अभी फ़िलहाल आप टेस्ला जान लो कि भाई इसका SI मात्रक टेस्ला होता है, इसको मान लो थोड़ा देर के लिए। ये सब जो है वास्तव में यही है, इन दोनों को, इसको इसी को ये कहते हैं या इसी को ये कहते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से आया है। फिलहाल अभी मान लीजिए कि ये सब होता है इसका SI मात्रक, लिखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। अच्छा, इसकी सहायता से बीमा निकालते हैं। न्यूटन का बीमा MLT-2, एम्पियर का बीमा A और मीटर का L, L ने L को मार दिया, हो गया MT-2 और A-1। लिखिएगा इसका बीमा सूत्र क्या होता है, MT-2 A-1 होता है। लिखिए इसका बीमा सूत्र MT-2 A-1 होता है। और फाइनली लिखिएगा यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। बच्चों एक और बड़ी अच्छी बात है, काम की बात है, जैसा कि विद्युत क्षेत्र था वो संरक्षित क्षेत्र था, याद होगा आपको, विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है। संरक्षित क्षेत्र क्या होता है, वैसा क्षेत्र जिसमें जो आप काम करोगे वो उसमें संचित हो जाता है, संरक्षित हो जाता है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र ऐसा नहीं है, ये संरक्षित नहीं बल्कि असंरक्षित है, ठीक है। तो लिखिएगा यह एक असंरक्षित क्षेत्र है। मैं प्रूव करूंगा समय आने के बाद कैसे क्यों है। यह एक असंरक्षित क्षेत्र है, लिख लिया। अब लिखिएगा नोट करके एक बात लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र ना तो संरक्षित क्षेत्र है और न ही असंरक्षित क्षेत्र है, ना तो संरक्षित क्षेत्र है और ना ही असंरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। अब देखो मैंने दोनों बात लिखवा दिया कि भाई एक जगह असंरक्षित लिखवा दिया, एक जगह लिख दिया कि न संरक्षित न असंरक्षित। तो डिपेंड करता है, मान लो ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और वहाँ पर असंरक्षित सिर्फ चॉइस में हो, मतलब आपके लिए जो फेवरेबल चॉइस है, जो आपको लग रहा है सही है, उसमें असंरक्षित केवल है तो असंरक्षित मार देंगे। लेकिन यदि लिखा हुआ है न संरक्षित न असंरक्षित, तब वही मारेंगे। समझ में आई, क्लियर है ना। एक्चुअली कुछ बुक में क्या है, असंरक्षित लिखा हुआ है, तो वो डिपेंड करता है आपके चॉइस पर। रियल में ना तो संरक्षित होता है और ना ही असंरक्षित होता है, ये बात भी आपको अपने समय के साथ पता चल जाएगा, क्योंकि कभी कभी ये संरक्षित की तरह बिहेव करता है एक विशेष स्थिति में और एक जगह असंरक्षित की तरह, इसीलिए ना तो संरक्षित है ना असंरक्षित है। लेकिन यदि चॉइस में नहीं है तो असंरक्षित मार देंगे हम, ठीक है बच्चों, गुड। चलिए अब हम जानेंगे, अब चुंबकीय क्षेत्र तो जान लिया, अब जानेंगे इसकी दिशा। भाई चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है तो इसका दिशा होता होगा, देखो सामान्यतः चुंबकीय क्षेत्र का 2 दिशा होता है, ठीक है। सामान्यतः जो है इसकी 2 दिशाएं होती हैं। देखो इसकी 2 दिशाएं संभव है, लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। देखो ध्यान से, इसकी 2 दिशाएं पॉसिबल है। ऐसा कुछ, ध्यान से देखो इसको, यदि आप यहाँ से देखते हो और इसका पूंछ, ये हेड है और ये टेल है,
टेल से देखते हो। सोचो जरा, आप आई से, अपने आंखों से एक बार हेड से देख रहे हो, हेड को देख रहे हो, एक बार टेल को देख रहे हो। यहाँ से देखने पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा? पेन भी नहीं है, आप कलम अपना लो, जिसे लिख रहे हो उसको, उसके हेड को देखो, मतलब निप को देखो, तो आपको पॉइंट दिखाई पड़ेगा। इसको जब आप देखोगे अपनी आंखों से तो क्या दिखाई पड़ेगा? पॉइंट। इसको बोलते हैं पॉइंट। अब पॉइंट लिखना तो ठीक है, लेकिन मैंने इसको गोल से घेर दिया है। गोल से बस इसलिए घेरा है कि पॉइंट वैसे भी आर्बिट्री कहीं पड़ा होता है। जैसे देखो यहीं पर पॉइंट पड़ा हुआ है, इसको भी हम दिशा ना मान ले, इसके लिए इस पॉइंट को गोला लगा देंगे, मतलब ये हमने जानबूझकर लिखा है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है या फिर किसी भी सदिश राशि की दिशा है जो बाहर की ओर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीर आ रहा है बाहर की ओर। ये जब निकलेगा बाहर तब ना आप देखोगे इसको, तो ये पता पड़ेगा। इसको बोलते हैं आउटवार्ड्स। क्या बोलते हैं? आउटवार्ड्स। ओके, ये जो है जब तीर अंदर जा रहा होगा तो आपको उसका टेल दिखाई पड़ेगा, पूंछ दिखाई पड़ेगा, और ये कहलाता है इनवार्ड्स। ओके बच्चों, ये क्या है? इनवार्ड्स है। ये आउटवर्ड बाहर की तरफ, ये है अंदर की तरफ, बाहर की ओर अंदर की ओर। क्लियर है? ओके, तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गया। सिंपली यही रहेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, सामान्यतः मैंने लिखवाया है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसा होता है। लिखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये लिखे, डायग्राम बनाइएगा, और ये आउटवर्ड लिखिएगा और इनवार्ड्स ऐसे ही बना लीजिए पूरा। बना लिए? मिटाऊं? ओके, अब देखो भाई, ये तो दिशा हो गया आउटवर्ड इनवर्ड। इसकी दिशा को निकालने के लिए एक नियम है जिसको मैक्सवेल ने दिया था। किसने दिया था? मैक्सवेल ने। यदि आप 10th पास हो, वैसे तो पास ही हो गए, 12th में तो 10th पास ही हो गए, 10th में आपने पढ़ा होगा मैक्सवेल्स रूल। मैक्सवेल्स रूल क्या है? ये रूल मैक्सवेल ने एक नियम दिया, ठीक है। इसने कहा कि यदि हम अपने दाहिने हाथ से किसी धारावाही तार को इस प्रकार पकड़े, अपने दाहिने हाथ से धारावाही तार को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा प्रवाह की दिशा में हो, तो अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेंगी। क्लियर है? अच्छा, ये उन्होंने ऐसे ही नहीं कह दिया, इसके लिए उन्होंने प्रयोग किया, तब जाके उन्होंने पाया कि ऐसा ऐसा होता है। देखो उन्होंने क्या किया, एक धारावाही तार लिया। क्या लिया? एक धारावाही तार। उस तार, देखो ये मान लो धारावाही तार है, ये तार लिया इन्होंने, इस तार को एक जगह पर रख दिया, इसके चारों ओर जो है लोहा का टुकड़ा रख दिया, बुरादा पतला। जब उन्होंने रखा तो क्या पाया कि इस तार के चारों ओर लोहा का बुरादा ऐसे ऐसे अरेंज हो गया है। देखो ऐसे ऐसे 100 केंद्रीय वृत्ताकार जो है ना स्ट्रक्चर बना रहा है, ऐसे ऐसे हो गया। स्पाइरल नहीं, 100 केंद्रीय, सबका सेंटर ये था, ये तार था जो गया हुआ था। तब उन्होंने कहा कि अच्छा, इसका मतलब है कि जब धारावाही तार को, है ना, प्रवाहित धारा की दिशा में अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को रखेंगे तो इसकी अंगुलियां जो हैं, जैसे देखो धारा ऊपर की ओर बह रही है, इसको इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा ऊपर की ओर हो, धारा जिधर बहेगा उधर अंगूठा हो, और ये अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएंगी। लिखिएगा, यदि हम अपने दाहिने हाथ से किसी धारावाही तार को इस प्रकार पकड़ें, यदि हम अपने दाहिने हाथ से, क्या लिख रहे हैं हम? मैक्सवेल्स रूल लिख रहे हैं, मैक्सवेल का नियम। देखिएगा, यदि हम अपने दाहिने हाथ से किसी धारावाही तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा प्रवाह की दिशा में हो, धारा प्रवाह की दिशा में हो, तो अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेंगी। तो अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेंगी। ओके, ठीक है ना? यस। चलो एग्जाम्पल करते हैं। मान लो यहाँ से धारा बह रही है ऐसे, ध्यान से बच्चों, ऐसे धारा बह रही है। बोला जा रहा है बताइए किधर होगा चुंबकीय क्षेत्र, क्या होगा? मान लो इस पार में पूछा जा रहा है, इस पार में, तार के इस पार, तार के इस पार। ध्यान से हम इसे इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा कहाँ हो? ऊपर। क्यों हो ऊपर? क्योंकि धारा बह रही है ऊपर। लो ऊपर की ओर अंगूठा। अब हमें पकड़ना है इसे। सोचो, पकड़ सकते हो आप ऐसे भी, ऐसे ही पकड़ सकते हो। अच्छा, इस पार रख लिया, कहोगे सर मैं तो ऐसे पकड़ूंगा, तो उंगलियाँ तोड़ना है, तोड़ना नहीं है, पकड़ना है, तो मैं इधर ही रखूँगा और ऐसे करके पकड़ूंगा, यहाँ ऐसे करके पकड़ूंगा। तो यहाँ से अंदर जा रही हैं अंगुलियाँ, अंदर जा रही हैं तो मुझे तीर का पूंछ दिख रहा होगा, तीर का सर तो आगे जा रहा होगा, पूंछ दिखेगा अंदर। वैसे भी अंदर की ओर को क्रॉस बोलते हैं, तो क्रॉस, और यहाँ क्या हो गया? डॉट, क्योंकि यहाँ से अंगुलियाँ बाहर निकल रही होंगी। क्लियर है? चलो दूसरा एग्जाम्पल।
मान लो धारावाही तार इस प्रकार से है और धारा नीचे की ओर ऐसे बह रही हैं। अब देखो तो हम इस प्रकार से पकड़ेंगे कि अंगुलियां कहाँ हो, अंगूठा किधर हो, प्रवाहित धारा की दिशा में, धारा नीचे की ओर, ऐसे पकड़ लिया। अब यहाँ से अंदर जाएगा तो यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर। अंदर का मतलब क्रॉस, बाहर का मतलब डॉट। हो गया, सिंपल। ठीक है, तो एग्जाम्पल छाप लीजिए। छाप लिया? अब सुनो ध्यान से। मान लो कि धारा अभी स्ट्रेट वायर में जैसे यहाँ पर था, वायर सीधा था, तब तो ठीक है, ये फंडा काम कर गया। अब वायर गोल हो तो अब तो आप अंगूठा को नहीं रख सकते धारा की दिशा में, क्योंकि अंगूठा का धारा की दिशा जो है हमेशा बदल रहा है। धारा की दिशा हमेशा हर इंस्टेंट पे बदल रहा है धारा की दिशा। अब क्या करेंगे? तो अब क्या करना है इस केस में, यदि धारा सर्कुलर पाथ में फ्लो हो रहा हो, देन क्या करेंगे, हम अंगुलियों को प्रवाहित धारा की दिशा में मोड़ेंगे और अंगूठा हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाएगा। लिखिएगा, केस स्पेशल केस है ये, लिखिए, स्पेशल केस करके लिखिएगा। लिखिए, यदि धारा वृत्ताकार, लिखिए, यदि धारा वृत्ताकार परिपथ में प्रवाहित हो रही हो, वृत्ताकार परिपथ में प्रवाहित हो रही हो, तो हम अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार मोड़ेंगे कि अंगुलियां प्रवाहित धारा की दिशा में हो, कि अंगुलियां प्रवाहित धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा। तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा। चलो देखो, ऐसे यदि मान लो धारा बह रहा है, ऐसे बह रहा है, तो अंगुलियों को मोड़ना है दाहिने हाथ से, अंगुलियों को मोड़ना है। मोड़ लिया मैंने, देखो मोड़ लिया, मोड़ लिया, मोड़ लिया, मोड़ लिया। अब सोचो, ऐसे करके मोड़ा तो क्या अंगूठा बाहर, अंगूठा बाहर, बाहर का मतलब बाहर की ओर, और बाहर की ओर क्या बोलते हो, डॉट, डॉट। इसी में अगला एग्जाम्पल है, मान लो धारा ऐसे बह रहा है, आई धारा बह रहा है ऐसे। अब सोचो, इस प्रकार से मोड़ेंगे अंगुलियां क्या हो, धारा की दिशा में हो, इस प्रकार से अंगुलियों को मोड़ेंगे कि धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा क्या जा रहा है, अंदर। अंदर का मतलब, अंदर का मतलब क्रॉस, अंदर का मतलब क्रॉस। ओके, तो अंदर का मतलब क्रॉस हो गया। ठीक है, अच्छा, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे ही घूमता है ना, 12 के बाद 3 बजता है, के बाद 6, 9 ऐसे ही रहता है ना घड़ी में। हाँ, क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्स फील्ड होगा। यदि धारा एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है, घड़ी की घूमने की विपरीत दिशा में बह रहा है, तो आउटवर्ड्स फील्ड होगा। ठीक है, इसको भी एग्जांपल नोट कर लो, एग्जांपल नोट कर लो। सारी बातें अच्छे से समझनी है, जिसको समझ में नहीं आ रहा हो पीछे तुरंत पीछे करके और उसको देख लीजिए दोबारा से, अच्छे से समझना है इसको, तभी इस पर बड़े ही शानदार शानदार क्वेश्चन होते हैं। ठीक है भाई, मिटा रहा हूँ। अब देखो, ये सब तो हो गया, बात अभी बनी नहीं थी। अब क्या हुआ कि जो धारावाही तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसमें जैसे कि आवेश को फेंका गया था, तो क्या हुआ था, उस आवेश पर एक बल लगा था, जिसे हमने क्या कहा था, चुंबकीय बल। लिखिएगा, लिखिए, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर आरोपित चुंबकीय बल का व्यंजक प्राप्त करें, आरोपित चुंबकीय बल का व्यंजक प्राप्त करें। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर आरोपित चुंबकीय बल का व्यंजक प्राप्त करें। बच्चों ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। जैसा कि बात चल रही है शुरू से, ध्यान से समझिएगा, मज़ा आएगा आपको। मान लो इसमें धारा बह रही है आई, क्या धारा बह रही है, आई। ध्यान से देखो, मज़ा आएगा। चलो, धारा नीचे बह रहा है। अब तुम मुझे बताओ, यदि धारा नीचे, धारा किधर, नीचे, इसका क्या मतलब है, चुंबकीय क्षेत्र इधर कहाँ होगा, तो अंदर की, हमें इस प्रकार से दाहिने हाथ से पकड़ेंगे कि अंगूठा जो है सो प्रवाहित धारा की दिशा में, अंगूठा नीचे की होना चाहिए, यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर। अंदर का मतलब क्रॉस और बाहर का मतलब डॉट। क्लियर है, अंदर का मतलब क्रॉस, बाहर का मतलब डॉट। ठीक है, यानी कि इस पार में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा है, बाहर की तरफ है। ध्यान से देखना, ध्यान से, बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है। चलो, अच्छी बात है। अब जरा सोचते हैं, अब मैं इस पर यहाँ से Q आवेश को भी वेग से फेंक रहा हूँ, Q आवेश को भी वेग से इस पर फेंक रहा हूँ मैं, इसी फील्ड में। ध्यान से सोचना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यदि आप ऐसा करते हो, है ना,
यदि आप ऐसा करते हो तो क्या होगा कि इस पर एक बल लगेगा, किस पर, इस आवेशित कण पर, और उस बल की वजह से जैसे पिछले में अभी तुरंत हुआ था, ये सीधा से ऐसा मुड़ गया था ना यार, सीधा नहीं गया था, थोड़ा सा मुड़ गया था। अच्छा, यानी कि v वेलोसिटी से फेंकने पर ये थोड़ा सा मुड़ गया। जब ज़्यादा वेलोसिटी से फेंका गया 2v से तो ज़्यादा मुड़ गया, 3v से तो और ज़्यादा मुड़ गया। ठीक है भाई, तो इसको देख करके, ठीक है, इसी को देख करके जैसा कि पीछे भी अरेस्टेड किया भी था, अरेस्टेड ने क्या कहा कि फोर्स जो इस पर लग रहा होगा, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा इस आवेशित कण पर, वह इस वेलोसिटी का सीधा समानुपाती होगा। सॉरी, फोर्स ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये उन्होंने कहा। किन्होंने कहा? अरिस्टोटल ने कहा कि यार ऐसे ऐसे हो रहा होगा तो फोर्स जो है सो सीधा समानुपाती होगा किसके, वेलोसिटी के। अच्छी बात, देखा गया था नाप नाप के, कोई दिक्कत की बात है नहीं कि मैं इसको तेज़ी से फेंकता हूँ तो ज़्यादा मुड़ रहा है। सोचो, तेज़ी से फेंक रहा हूँ तो ज़्यादा मुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, जितना तेज़ी बढ़ा रहा हूँ, जितना रफ्तार बढ़ा रहा हूँ उतना ज़्यादा मुड़ रहा है, मतलब दोनों सीधा समानुपाती है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कूलॉम्स लॉ में कि जितना ज़्यादा आवेश उतना ज़्यादा बल, तो देखो सीधा समानुपाती लिखे थे ना, वही बात यहाँ पर हो रही है, सेम सेम हो रहा है। ठीक है भाई, ओके। तो ये बात पहला पता चला। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि इसके बाद देखा कि यार ऐसा जब हो रहा है, इन्होंने आवेश को बदल दिया। मतलब पहले क्यू आवेश को फेंका था, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, v वेग से ऐसे गया। अब 2q को फेंका, क्यू भी 2q भी से ही है, लेकिन आवेश दोगुना तो अपने आप बल भी दोगुना हो गया, तब ना ज़्यादा मुड़ गया। फिर से 3q, फिर से v, वेलोसिटी सेम है, आवेश को बढ़ाया जा रहा है, तब भी ऐसा ही हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि f सीधा समानुपाती है किसके, q के। ये दूसरी बात इनकी रही। अब इन्होंने क्या किया, इस धारा के परिमाण को बढ़ा दिया, धारा के परिमाण को बढ़ाया। अब धारा के बढ़ने से क्या हो जाएगा, मान लो धारा क्या उत्पन्न कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे सोचो आपके घर में 440 वोल्ट आ रहा है, आराम से घर में आप हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस घर में यदि 440 की जगह यदि 11,000 वोल्टेज आ जाएगा, तो सोचो क्या आप उस सॉकेट की, जिस सॉकेट में आप करंट लगाते हो, जिस सॉकेट में आप तार जोड़ते हो तो आपका फ़ैन वगैरह टीवी वगैरह चलता है, क्या उस सॉकेट के पास जा पाओगे आप? नहीं जा पाओगे, क्योंकि उसके पास से क्या, दूर से ही आपको झटका लगेगा। क्या हो रहा है, धारा के परिमाण को बढ़ने से, धारा के परिमाण को बढ़ने से क्या हो गया, उसके चारों ओर का क्षेत्र भी बढ़ गया, जो क्षेत्र उत्पन्न करता है वो क्षेत्र बढ़ गया, यानी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया। तो ठीक उसी प्रकार मैं कह रहा हूँ कि धारा यदि दोगुना कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, दोगुना, चुंबकीय क्षेत्र भी दोगुना, और उसके दोगुना होने से इस पर लगने वाला बल भी दोगुना हो गया। तो वास्तव में धारा बढ़ा रहे हैं, लेकिन बढ़ कौन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, और इस चुंबकीय क्षेत्र के बढ़ने के कारण ये आवेश पर ज़्यादा बल लग रहा है। तो तीसरी बात यहाँ से सामने आई कि F सीधा समानुपाती B चुंबकीय क्षेत्र के। अब अगली बात आती है, देखो यहाँ पर क्षेत्र की दिशा किधर है, बाहर की ओर, क्षेत्र की दिशा किधर है, बाहर की ओर। अब इन्होंने क्या किया कि यार सोचा कि ठीक है, इसको ऐसे देखो, पहले क्षेत्र था ऐसे बाहर, क्षेत्र किधर है, बाहर, और फेंका जा रहा था देखो ऐसे ऊपर की तरफ, क्षेत्र ये है, फेंका जा रहा है ऐसे, मतलब 90 डिग्री को फेंका जा रहा था। अब क्या किया, बाहर की ओर ही फेंक दिया, क्षेत्र भी आपकी तरफ, फेंक भी इधर दिया, देखा कोई बल नहीं लग रहा है। थोड़ा सा टेढ़ा करके फेंका, देखा बल लग रहा है, और करके देखा तो बल लग रहा है। तो उन्होंने पाया कि ये जो है वास्तव में F जो है वो सीधा समानुपाती है साइन, दोनों के बीच के कोण के जया का सीधा समानुपाती, साइन को हिंदी में जया बोलते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि फोर्स जो है सीधा समानुपाती है साइन थीटा का, जहाँ थीटा जो है V और B के बीच का कोण है। देखो चुंबकीय क्षेत्र आपकी तरफ, और फेंका भी इधर गया, तो कोण के किसके बीच का हो गया, इन दोनों के बीच का, तब ना कोई फोर्स नहीं लगा। लेकिन टेढ़ा जैसे ही किया, इन्हीं के बीच का कोण बदला, फोर्स लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच के कोण के जया का सीधा समानुपाती होता है। इन चारों को समीकरण 1, 2 और 3 और 4 कहा गया। और सोचो इन्हीं चारों समीकरणों की मदद से क्या कहोगे, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से F सीधा समानुपाती Q V B साइन थीटा, या F बराबर कुछ कांस्टेंट Q V B साइन थीटा, जहाँ K नियतांक है, K क्या है, नियतांक है। ठीक है, यहाँ लिखवाऊंगा जहाँ थीटा है ना, जहाँ थीटा जो है सो मैं लिखवाऊंगा यहाँ पर, टेंशन मत लो। V और B के बीच का कोण है वो लिखवाऊंगा यहाँ पर। फिलहाल देखो तो F बराबर K Q V B साइन थीटा, जहाँ K क्या है, नियतांक है, और K का मान कितना होता है, 1 होता है। तो F बराबर हो गया Q V B साइन थीटा।
अब बहुत लोग सोचेंगे सर के का मान 1 कैसे हो गया, के का मान 9 × 10⁻9 कैसे हो गया। ठीक वैसे ही के का मान यहाँ क्या है, 1 है। ऑब्जर्वेशन वाला वैल्यू है, देखा गया तो के की वैल्यू 1 थी। ओके, अब सोचो आपने एक बात और जानी होगी कि A क्रॉस B बराबर जानते हो आप AB साइन थीटा, याद है आपको? यस, याद होगा थोड़ा सा। तो वही बात है, यहाँ मैं ये तो जानता हूँ कि ये जो Q है वो अदिश राशि है। Q क्या है? अदिश राशि है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि F जो है वो हो जाएगा QV क्रॉस B। क्या हो जाएगा? QV क्रॉस B। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ही लिखता हूँ, काम आएगा। क्या लिखूँगा? F इक्वल्स टू QV क्रॉस B। ठीक है भाई? यस। अब यदि केस 1, यदि थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा कितना हो जाए? 0। थीटा 0 तो बोलो तो F कितना हो जाएगा? QV साइन 0, और साइन 0 का मान कितना चल रहा है आजकल? 0, तो F हो गया 0। केस 2, यदि थीटा इक्वल्स टू 90, तो साइन 90 1 होता है, पता ही होगा आपको। F बराबर क्या हो जाएगा? QV साइन 90, और F हो जाएगा यहाँ से QVB, और ये F का मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, F की क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। चलिए, तो इस प्रकार से हमने समरूप चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित आवेशित कण जो गतिशील है उस पर आरोपित बल का व्यंजक प्राप्त कर लिया हमने। ठीक है बच्चों, तो लिखिएगा, लिखिए, जब किसी धारावाही तार के निकट आवेशित कण को फेंका जाता है तो धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के उपस्थित होने के कारण, धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के उपस्थित होने के कारण आवेशित कण पर एक बल आरोपित होता है। ठीक है, पूर्णविराम पैराचेन। आवेशित कण पर आरोपित बल, आवेशित कण पर आरोपित बल, लिख लिया? देखो ये सब छापना नहीं, कुछ भी सब समझने वाला था, इसको मिटा रहा हूँ मैं, और जैसे बोलूँगा ठीक वैसे ही करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, लिखिएगा, आवेशित कण पर आरोपित बल जो है, आवेशित कण पर आरोपित बल लिख करके रुकना है। ठीक है, देखो बुआ, तो F मैक्स ये हो गया। अब जरा सोचो, हमें इसकी चाहिए, हमें दिशा, मान लो F बराबर जो लिखा हुआ QV भी, हमें इसकी क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। कैसे निकालेंगे डायरेक्शन? इसके डायरेक्शन को आप निकाल सकते हो फ्लेमिंग के फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसको बोलते हैं FLHR। ठीक है, तो लिखिएगा, ये पूरा यहाँ तक कुछ भी नहीं लिखना ना, कुछ नहीं लिखे होगे। हाँ हाँ हाँ, मैं तो अभी लिखवा रहा था ना मैं अभी लिखवा रहा था, देखिए ध्यान से, मैं लिखवा रहा था क्या क्या लिखना है, इसकी डायरेक्शन को निकाल सकते इससे। मैं अभी लिखवा रहा था कि क्या क्या आपको लिखना है, कैसे कैसे लिखना है। तो लिखना है बल के बाद, है ना, बल लिखिएगा, बल लिखने के बाद, शायद बल तक लिख चुके हैं आप, बल लिखने के बाद लिखिएगा आरोपित बल, लिखिएगा आवेश के परिमाण का सीधा समानुपाती होता है। पहला तीर मार के आरोपित बल लिख लिए हो ना, उसके बाद पहला तीर मार के लिखिएगा आवेश के परिमाण का सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, आवेश के परिमाण का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात पहला तीर मार के ये लिख लिए हैं, अर्थात ये लिखना है F सीधा समानुपाती Q, समीकरण 1। ठीक है, फिर से लिखिएगा अगला तीर मार करके, दूसरा तीर चलेगा और लिखिएगा आवेश के वेग, लिखिएगा आवेश के वेग का सीधा समानुपाती होता है, आवेश के वेग का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात F सीधा समानुपाती भी, दूसरा तीर हो गया, समीकरण 2। अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा
चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का सीधा समानुपाती होता है। तीसरा तीन, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात F सीधा समानुपाती B, समीकरण 3 लिख लिए। और अंतिम 3 मारिएगा और लिखिएगा। आवेश के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण के ज्या का सीधा समानुपाती होता है। आवेश के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण के ज्या का सीधा समानुपाती, ज्या आधा ज या ज्या का सीधा समानुपाती होता है। साइन थीटा को ना ज्या बोलते हैं, ओके। अर्थात F सीधा समानुपाती साइन थीटा, समीकरण 4। F सीधा समानुपाती साइन थीटा, समीकरण 4, ओके। अब लिखिएगा, जहाँ थीटा वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है, जहाँ थीटा वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है, ओके। चलिए अब लिखिएगा समीकरण 1 2 3 4 से पूरा का पूरा यहाँ से आ जाओ लास्ट तक, यहाँ तक डब्बा तक आ जाओ, यूं और यूं यहाँ तक आ जाओ, पूरा आगे पॉज करके आ जाओ। तो यहाँ पे यूं आ जाओ, पॉज करके आ जाओ, फिर अब बताऊँगा। लिखिएगा आवेश पर आरोपित बल की दिशा, लिखिएगा आवेश पर आरोपित बल की दिशा, आवेश पर आरोपित बल की दिशा आवेश पर आरोपित बल की दिशा किससे प्राप्त हो सकता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात किया जा सकता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। लिखिएगा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FLHR लिखिए, FLHR फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। लिखिए इसका क्या है ये नियम। देखो फ्लेमिंग ने कहा कि यदि हम अपने बाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार रखें। अब पहले परस्पर लंबवत का मतलब समझो, मतलब सब एक दूसरे पर लंब होना चाहिए, तीनों एक दूसरे पर लंब है। देखो ये इस पर लंब है, ये इस पर लंब है और ये भी इस पर लंब है, सब एक दूसरे पर क्या है? लंब है। ऐसे पहले हाथ सब लोग बनाओ, ऐसे ही हाथ बनाना है, परस्पर लंबवत इस प्रकार रखें, है ना। यदि हम अपने बाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार रखें कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तर्जनी कहाँ हो? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा कहाँ हो? आवेश के वेग या धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा उस पर आरोपित बल की दिशा को बतलाएगा, ठीक है बच्चों। लिखिएगा यदि हम अपने बाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को, यदि हम अपने बाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार रखें, परस्पर लंबवत इस प्रकार रखें कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा आवेश के वेग स्लैश धारा की दिशा में, मध्यमा आवेश के वेग स्लैश धारा की दिशा में हो तो अंगूठा आरोपित बल की दिशा को बतलाएगा, अंगूठा आरोपित बल की दिशा को बतलाएगा, ठीक है। अंगूठा आरोपित बल की दिशा को बतलाएगा, ओके। देखते हैं जो अभी जो हमने प्रयोग किया था ना, उसमें देखते हैं। ये था तार, ऐसे नीचे की ओर था, ठीक है। अच्छा, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र हम जानते हैं, फ्लेमिंग के नियम से चुंबकीय क्षेत्र निकलता है। किससे निकलता है? मैक्सवेल के नियम से, राइट हैंड थंब रूल। ऐसे करोगे, ऐसे बाहर निकलेगा। देखो धारा की दिशा में अंगूठा है, यानी कि इधर की ओर क्षेत्र था बाहर। चलो आवेश को ऐसे फेंक रहे थे भी वेग से, क्षेत्र हो गया बाहर। देखते हैं क्या रियल में मैंने ऐसे ऐसे बना दिया था, इधर की ओर बनाया था। देखते हैं क्या उधर बल लग रहा है, क्या इस पर उधर बल लग रहा है, देखते हैं करके। चलो देखो, क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मेरा होना चाहिए कौन सा उंगली? तर्जनी है। वेग की दिशा में कौन सी उंगली? मध्यमा है। तो क्या अंगूठा उधर है, यानी कि इस पर किधर बल लग रहा होगा? उधर, और सही में उधर जा रहा था, यानी कि शुरू में मैंने जो किया था वो बिल्कुल सही था, ठीक है। अब मैं इस पर बेस्ड एक बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन करवाऊंगा, शानदार जानदार जो कह लो। देखो ये है, मान लो प्लस एक्स एक्सिस, पता ही होगा आपको। ये है माइनस एक्स एक्सिस, ये है प्लस वाई एक्सिस, और ये है माइनस का वाई एक्सिस, ठीक है। सब में चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है। मान लो क्रॉस है चुंबकीय क्षेत्र, अंदर की ओर है,
ठीक है, ऐसा कुछ चुंबकीय क्षेत्र है। 4 आवेश को ले रहा हूँ। Q1 आवेश है जो कि v वेलोसिटी से इधर चल रहा है, यहाँ पर Q2 आवेश है जो कि v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, यहाँ पर Q3 आवेश है जो v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, और यहाँ पर Q4 आवेश है जो v वेलोसिटी से इधर जा रहा है। ओके भाई, Q1 है ये, Q2 है ये, Q3 है ये और Q4 है ये। क्वेश्चन है, लिखिएगा तो, दी गई आकृति में, क्वेश्चन लिखिएगा, दी गई आकृति में यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर हो तो क्वेश्चन का पहला पार्ट, चित्र छापने के बाद लिखिए क्वेश्चन का पहला पार्ट लिखिए, क्वेश्चन छाप लीजिए, क्वेश्चन का पहला पार्ट लिखिए। Q1 पर आरोपित बल का परिमाण व दिशा ज्ञात करें। बल का परिमाण व दिशा ज्ञात करें। ओके, सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है, Q2 पर आरोपित बल का परिमाण व दिशा ज्ञात करें। तीसरा है, Q3 पर आरोपित बल का परिमाण व दिशा ज्ञात करें। और चौथा है, Q4 पर आरोपित बल का परिमाण व दिशा ज्ञात करें। 4 क्वेश्चन हो गया ना। चलिए ध्यान से देखते हैं, चारों क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले Q1 के लिए सब लोग अपने दाहिने हाथ का नहीं बल्कि बाएं हाथ का प्रयोग करेंगे। बाएं हाथ का प्रयोग करने के लिए बाएं हाथ को अपने सामने लें, सबके सामने होगा ही। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे पर परस्पर लंबवत अपने हाथ की उंगलियों को रख लें। कर लो सब लोग, कर लो। और जैसे जैसे मैं करूँगा आपके कॉपी पर वैसे वैसे होना चाहिए। कॉपी पर लिखे हुए होंगे, कॉपी को अपने सामने रखो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना है। देखो क्या हमने पढ़ा है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में कि यदि हम अपने बाएं हाथ के तर्जनी मध्यमा अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार रखें कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा आवेश के वेग की दिशा में हो, तो अंगूठा बल की दिशा को बताएगा। क्लियर है? चलो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तर्जनी हो गया। क्या आवेश की दिशा में, आवेश के वेग की दिशा में है मेरा मध्यमा? नहीं है, नहीं है ना। अरे यार आवेश किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, और मेरा ये मध्यमा कहाँ है? नीचे की ओर है, तो मुझे उधर ले जाना पड़ेगा। देखो ले जाता हूँ, लेके चला गया ना। आवेश के वेग की दिशा में मेरा मध्यमा चला गया, देख रहे हो। तर्जनी है मेरा कहाँ? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ये कहाँ है? आवेश के वेग की दिशा में। तो ये अंगूठा मेरा किधर है? नीचे की ओर। नीचे की ओर का मतलब -y एक्सिस। तो इस पर आरोपित बल की दिशा और परिमाण दोनों निकालना है। तो पहला पार्ट का परिमाण तो हो जाएगा F ऑन किस पर? 1 की बात चल रही है ना, सॉरी 1 की बात चल रही है ना। तो मैं अभी इसकी बात करने लग गया, 1 की देख लेता हूँ तुरंत में। तो देखो तो समझना पहले, v वेग से चल रहा है, Q1 आवेश है, क्षेत्र है b क्रॉस। तो क्या लिखोगे बराबर? Q1 v और b, ये तो हमारा हो गया फोर्स का वैल्यू। अच्छा साइन थीटा कहाँ गया? देखो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र अंदर है और वेग जो है इसके इधर है। देखो जैसे इधर है, यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर इधर है, तो इनके बीच का एंगल कितना है? 90। और साइन 90 का लेटेस्ट वैल्यू 1, यानी कि ये सब तो गया खत्म। साइन थीटा तो जाना ही वाला है, लिख लोगे। चलो साइन थीटा लिख ही लो, लेकिन साइन 90 होने वाला है। कितना होने वाला है? साइन 90। तो लिखोगे Q1 VB, ये तो F का मान हो गया। F नहीं बल्कि सब का मान यही होगा। Q1 VB 2 के लिए लिखोगे तो Q2 VB, 3 के लिए Q3 VB, ऐसे कुछ हो जाएगा। मेन है इसकी दिशा निकालना। चला सोचो इसकी दिशा देखते हैं। क्या चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर? अंदर की ओर, ठीक है। क्या मेरी तर्जनी उंगली वेग की दिशा में है? वेग कहाँ है? ऊपर। मेरा तर्जनी किधर है? नीचे। तो नहीं है ना, नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा? वेग की दिशा में ले जाने के लिए इसको घुमाना पड़ेगा। घुमा दो, देखो घुमा दिया। अब किधर हो गया? तर्जनी ऊपर, सॉरी मध्यमा ऊपर, तर्जनी कहाँ? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो अंगूठा किधर है? इधर। इधर का मतलब, इधर का मतलब, इधर का मतलब कौन? अरे x ये है, तो उधर क्या है? -x। तो क्या कहोगे? along -x। along का मतलब होता है अनुदिश, तो along -x। इसकी दिशा किधर होगी? along -x। और मैग्नीट्यूड कितना हो गया? Q1 VB। आपको Q1 दिया रहेगा क्वेश्चन में, V पता रहेगा, B भी दिया रहेगा, आंसर आ जाएगा। आवेश दिया रहेगा, वेलोसिटी दिया रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र दिया रहेगा, आंसर आ जाएगा। सेकेंड देखो, सेकेंड का मतलब दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन का है क्या है? Q2 पर आरोपित बल की दिशा। Q2 ये है, अरे है ना ये। चलो इस पर भी हमारे बाएं हाथ का नियम प्रयोग करते हैं। हमारा ये रहा बायां हाथ, ये रहा तर्जनी, ये रहा मध्यमा, ये रहा अंगूठा। चलो तर्जनी को कहाँ रखना है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख दिया, यस। मध्यमा कहाँ होना चाहिए? आवेश के वेग की दिशा में। क्या मेरी मध्यमा उंगली आवेश के वेग की दिशा में है? अरे है, आवेश का वेग उधर है, देख रहे हो, और मेरी मध्यमा इधर है, नहीं है ना। मुझे घुमाना पड़ेगा, घुमा दो, घुमा दिया।
क्या वेग की दिशा में ये हो गया, क्या अंगूठा नीचे की ओर है, यस, यानी कि सेकेंड पार्ट का F2 लिखोगे तो Q2 V B और साइन 90 वहाँ भी होगा, तो लिख देता हूँ मैं साइन 90, ये तो ख़त्म, तो हो गया Q2 VB और साथ में क्या दिशा, एलोंग क्या लिखोगे, बोलो एलोंग, अभी निकाले थे, देखो ये रहा मेरा मध्यमा, ये रहा तर्जनी, मध्यमा हो गया वेग की दिशा में, तर्जनी हो गया क्षेत्र की दिशा में, तो अंगूठा कहाँ है, नीचे का मतलब माइनस वाई एक्सिस, तो एलोंग माइनस वाई। थर्ड, अब बोलो तीसरा के बारे में क्या ख्याल है, तीसरा ये रहा, ये रहा तीसरा, ओके चलो देखते हैं करके। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मेरा होना चाहिए मध्यमा, एक बार और सब लोग देखो बढ़िया से, देखो मेरी 3 उंगलियां हैं, परस्पर लंबवत, देख रहे हो, पास ला के दिखा रहा हूँ, देख रहे हो, तर्जनी मध्यमा अंगूठा, तर्जनी मध्यमा अंगूठा, परस्पर लंबवत, ठीक ऐसे करना है आपको। इसको बिल्कुल सोचो कि गम लगा करके, ग्लू लगा के इसको फिक्स कर लिया है, अब ये टेढ़ा उड़ा हो ही नहीं सकता, ऐसा रख लेना है। अब ले जाना है इस पर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मेरी तर्जनी है, मध्यमा कहाँ होनी चाहिए भाई, वेग की दिशा में, देखो ऐसे था तो नहीं था ना, लेकिन नीचे की ओर है तो नीचे करूंगा मैं, कर लिया, अंगूठा किधर जा रहा है, इधर का मतलब एक्स एक्सिस, तो क्या लिखूंगा तीसरा में, बोलो F3 बराबर, तो हो जाएगा Q3 V B साइन 90, साइन 90 की वैल्यू फिर से 1, तो Q3 V B और एलोंग कहाँ था रे, x प्लस एक्स, एलोंग एक्स एक्सिस। और फोर्थ नंबर और लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्या होगा, बोलो ये फिर से मैंने ऐसे इसको ग्लू लगे कर लिया हुआ है, यूं देख रहे हो ऊपर, देख रहे हो भाई, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये वेग मेरा मध्यमा वेग, तो अंगूठा कहाँ होगा, ऊपर, क्या लिखोगे, F4 इक्वल्स टू Q4 V B साइन 90, 1 हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा, बोलो Q4 V B और एलोंग किसके अनुदिश, ऊपर की ओर, यानी कि देख रहे हो ना, ऊपर की ओर, अंगूठा ऊपर है, ऊपर की ओर मतलब वाई एक्सिस, ठीक है भाई, टिप लो, छाप लो, हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, मिटा दूं इसे, अरे मिटा दूं, चलो एक बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन लिखो, तो शानदार जानदार जो भी कह सकते हो, सब कुछ है, लिखो, दो कूलाम के आवेश, लिखो 2 कूलाम के आवेश को, 2 कूलाम, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा बाद में, मुझे पता ही नहीं होगा कि डाटा क्या है ना, तो लिख रहा हूँ, 2 कूलाम के आवेश को 4 टेस्ला के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में दस मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है, ठीक है, तो आवेश पर आरोपित बल का व्यंजक प्राप्त करें। व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है भाई, क्या प्राप्त करेंगे, सॉरी व्यंजक करावे, बल का मान ज्ञात करें, व्यंजक तो प्राप्त कर लिया, मान, अंकल आप लोग बात नहीं करिए, मैं कंफ्यूज रहता हूँ, ज्ञात करें, ठीक है भाई, मान ज्ञात करना है बल का, ओके, सॉल्यूशन लिखने का तरीका हमें पता है, लिखेंगे गिवन, जो गिवन है लिख लो। अच्छा, बल का अधिकतम मान निकालते हैं, अधिकतम, मैंने एंगल नहीं दिया है ना, एंगल दूंगा अगले पार्ट में, अधिकतम, बल का अधिकतम मान ज्ञात करें, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ मैं, 2 कूलाम के आवेश को 4 टेस्ला के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है, तो आवेश पर आरोपित बल का अधिकतम मान ज्ञात करें, क्या मान ज्ञात करें, अधिकतम मान। चलो क्या क्या गिवन है, तो हमें पता है Q बराबर 2 कूलाम, B बराबर 4 टेस्ला, V बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, तो F पूछा जा रहा है, F नहीं बल्कि F मैक्स, क्या F मैक्स के लिए थीटा 90 होना चाहिए, यस, तो लिखोगे QVB, यही आया था, याद करो, F मैक्स हमने यहाँ पर लिखा था शायद, देखो कभी मिल जाएगा आपको, वैसे F बराबर होता है QVB साइन थीटा,
मैक्सिमम चाहिए तो थीटा का मान कितना होना चाहिए, साइन थीटा का मान कितना होना चाहिए 1, मैक्सिमम 1 ही होता है इसका वैल्यू। तो क्यू भी बी, क्यू का मान 2, बी का मान 10, बी का मान 4, गुना भाग कर लो, 4 दूनी का 8 दहें का 80 न्यूटन, है ना, 80 न्यूटन लिख लो। लिखिए उपरोक्त प्रश्न में, इसको टिपने के बाद लिखिएगा उपरोक्त प्रश्न में यदि आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाए, चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो आरोपित बल का मान ज्ञात करें। तो आरोपित बल का मान ज्ञात करें, आरोपित बल का मान ज्ञात करें, आरोपित बल का मान ज्ञात करें। बच्चों ध्यान से, अब मैं F बराबर लिखूंगा क्यू बी साइन थीटा, ये तो होता ही है। अंकल बात ना करें, मैं सच में कन्फ्यूज हो जाता हूँ। F बराबर क्या हो गया, क्यू बी बी साइन थीटा, क्या हो गया, क्यू बी बी साइन थीटा। अब बोलो क्यू का मान 2, बी का मान 10, अच्छा यहाँ पर थीटा दिया हुआ है ना, यस थीटा भी यहाँ गिवन में लिख लो कितना 30 डिग्री, तो क्या लिखो क्यू भी बी का मान 4 और साइन थीटा साइन 30, चलो बोलो भाई 2 गुने 10 गुने 4 गुने साइन 30 का मान 1/2, दोनों तो को मार दिया, ठीक है, कितना हो गया 10 दूनी का 20 दूनी का 40 न्यूटन। F बराबर, ठीक है भाई। नेक्स्ट इसी में लिखिए अगला क्वेश्चन, इसको लिखने के बाद छापिए। अब लिखिएगा उपरोक्त प्रश्न में यदि आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फेंका जाए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फेंका जाए तो आरोपित बल का मान ज्ञात करें, तो आरोपित बल का मान ज्ञात करें। ठीक है, ज़रा सोचो, मान लो ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो कि है मान लो तुम्हारी तरफ मतलब तुम्हें बाहर की ओर आता दिख रहा होगा, है ना। यदि ये कलम होता तो पक्का दिखता बाहर की ओर आता हुआ, और उसका निप दिखता तो पॉइंट तुम कहते, डॉट कहते। मान लो हाँ सर के पास है, देखिए भाई ये पेन है हमारा, ये आपकी तरफ जाएगा निकलेगा तो क्या दिखाई देगा आपको, इसका निप, क्या दिखाई देगा निप, ये पॉइंट दिखाई देगा, बॉल दिखाई देगा। क्या इसको देखोगे अपनी आंखों से देखोगे तो कैसा दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, मतलब आपकी तरफ ये जा रहा है। और इसको कहा गया है कि आप ही की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इसको फेंक दिया जाए। ठीक है भाई, अब देखते हैं एंगल इसका कितना बन रहा होगा। देखो ये है चुंबकीय क्षेत्र आपकी दिशा में, और ये है हमारा क्या, पहले फेंका जा रहा था लंबवत, तब ना मैक्सिमम कुछ हुआ। अब सोचो इसको मैं घटाते घटाते आपकी दिशा में ले आऊँगा, कितना हो गया एंगल 0, एंगल कितना हो गया 0। देखो बढ़ाते 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 90, ये हो गया आपकी दिशा में जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाएगा तो एंगल कितना होगा 0। जब आवेश को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फेंका जाएगा एंगल कितना होगा 0। जब बढ़ा बढ़ा के मैक्सिमम कितना हो जाएगा 90। तो अभी क्या कहा गया, आपकी दिशा में फेंका गया है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फेंका गया है, एंगल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, एंगल 0 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे इस पार्ट में, बोलो बोलो, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। क्वेश्चन में तो 0 मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फेंका जाए, है ना। क्वेश्चन आपने लिखा होगा यदि उपरोक्त प्रश्न में आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फेंक दिया जाए तो आरोपित बल का मान ज्ञात करें। तो क्या लिखोगे, थीटा इक्वल टू 0, और तब आप लिखोगे क्यू भी बी साइन 0, साइन 0 का मान 0 हो गया 0। अब कितना हो गया 0, छाप लीजिए। अब देखो जो फ्लेमिंग का नियम है, देखो सबसे बड़ा काम का बात अभी मैं करने वाला हूँ, बुक वगैरह में भी आपको नहीं मिलेगा ये। क्यों? क्योंकि सिंपली वही लिख देते हैं बुक वाले भी जो उन्होंने दिया। अब फंडा ये है कि यदि मान लो फ्लेमिंग का रूल है, अच्छी बात है, तो 2 कूलम है तो ठीक है। मान लो यदि चार्ज माइनस में हो, यदि चार्ज किस में हो, निगेटिव हो, अब हम निकालते हैं फ्लेमिंग के रूल से। ठीक है, अब कहेंगे निकाल करके कि अब कितना किधर होगा, दिशा क्या होगा। अब दिशा में लफड़ा हो जाएगा, परिमाण तो वही रहेगा, दिशा बदल जाएगा। एक्चुअली मान लो ये प्लस था, तब दिशा मान लो इधर, अंगूठा इधर जा रहा था, प्लस था, दिशा उधर आ रहा था। यदि मैं इसको निगेटिव कर दूंगा तो अपने आप क्या मान लेना आप, इसका अपोजिट दिशा। यानी कि यदि आवेश निगेटिव है तो प्लस मान के आंसर निकालो, डायरेक्शन क्या कर लेना, उल्टा कर लेना, प्लस का जस्ट उल्टा। लिखो नोट में एक बात लिखो, लिखो यदि आवेश ऋणात्मक हो, देखिए यदि आवेश ऋणात्मक हो, मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक बार पूछा था बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन को घुमा दिया। अब क्या हो गया, सब लोगों ने सोचा कि फ्लेमिंग का वाह मस्त नियम, आवेश जा रहा है ऊपर, ये इधर उधर करके आंसर गलत निकाल लिया। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, ऋण आवेश, तब हमारा सब कुछ उलट जाएगा, मतलब आंसर वही निकालेंगे प्लस मान के, लेकिन यदि ऊपर जा रहा है तो आंसर क्या होगा नीचे। क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, बताऊँगा मैं आपको।
लिखिए क्या लिख रहे थे, यदि आवेश ऋणात्मक हो तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम का उपयोग करके बल की दिशा को हम विपरीत दिशा में मान लेंगे, क्योंकि फ्लेमिंग का वामहस्त नियम केवल धन आवेश के लिए मान्य है, केवल धन आवेश के लिए मान्य है। ठीक है ना, ओके। अब देखो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा ये बात कि ऋण रहेगा तो कैसे होगा, और बोर्ड ने क्या क्वेश्चन पूछा था। बोर्ड का क्वेश्चन मैं यहाँ पर फील शायद करवा पाऊँगा, जब क्वेश्चन आएगा तभी कराऊँगा। फिलहाल देखो, मान लो कि ये है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, क्रॉस ही है। ओके, अब बोला गया है कि इस क्षेत्र में -q आवेश v वेग से चल रहा है। इस क्षेत्र में -q आवेश किस वेग से चल रहा है, v वेग से। पूछा जा रहा है कि बताइए इस पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। क्या पूछा जा रहा है, इस पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी, बताइए आप। ठीक है बच्चों, अच्छी बात है। -q आवेश है, v वेग से चल रहा है, हमें इस पर बल की दिशा निकालनी है। आप लोग सोचो तो कुछ क्या होगा, तो आपने सोचा होगा सिंपल भाई बी क्षेत्र है, बी क्रॉस दिया हुआ क्षेत्र की वैल्यू, हमें बस बल की दिशा निकालनी है। वैसे डाटा इसका रहेगा 2 कूलम 5 मीटर जो भी रहेगा, 5 लास्ट जो भी रहेगा रख दोगे, आंसर आ जाएगा। हमें दिशा में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पर, चूंकि ऋणात्मक रहेगा तो क्या होगा, इसीलिए मैं ऐसा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखो ध्यान से, क्या होगा, क्षेत्र की दिशा में हमारा तर्जनी, मध्यमा होगा आवेश के वेग की दिशा में, तो अंगूठा कहाँ है, ऊपर। ये कब होता, चूँकि फ्लेमिंग का नियम केवल और केवल धन आवेश के लिए मान्य है, तो ये कब होता, जब आवेश धनात्मक होता। तो आंसर किधर आता, ऊपर। ऊपर का मतलब प्लस वाई, ऊपर क्या है, प्लस वाई है, तो नीचे क्या होगा, माइनस वाई। तो यहाँ जो आंसर होगा, चूंकि माइनस लगा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -y के अलोंग। तो लिखोगे F = QVB sin थीटा अलोंग -y एक्सिस। ठीक है, हो गया। -y कैसे हो गया, देख लो, ऐसे रियल में ऐसे ऊपर आ रहा है +y, लेकिन चूंकि ये निगेटिव है इसलिए आंसर क्या आ गया, -y। लिख लो, लिखिएगा क्या लिखा, क्वेश्चन लिखिएगा। दी गई आकृति में बल की दिशा ज्ञात करें। दी गई आकृति में बल की दिशा ज्ञात करें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, ऐसा ही सेम सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ लिखिएगा बराबर QVB sin थीटा अलोंग -y एक्सिस, QVB sin थीटा अलोंग -y एक्सिस। ओके, गुड। अब बात करते हैं आगे की। अगला टॉपिक हमारा है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स ये क्या है, देखो, एक लॉरेंज नामक वैज्ञानिक पैदा हुआ मार्केट में। इसने जो पहले हो चुका था ना, उसी सब में थोड़ा सा अपना दिमाग लगा दिया। होता ही यही है, करता कोई और है, खाता कोई और है, वही हो गया। इसने कहा कि यार यदि हम, है ना, किसी आवेशित कण को एक साथ विद्युत क्षेत्र में भी और चुंबकीय क्षेत्र में भी रख देंगे, उस पर जो बल लगेगा उसे मेरा नाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इसे खोजा है। बस सब लोगों का ठीक है, बाजी की जय हो, अभी की बात मानी जाएगी, कोई बात नहीं है। ठीक है, किसी को कोई लेना है नहीं, तो चलो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या जानते हो, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से क्या जानते हो आप, बोलो। आप जानते हो E बराबर F/Q, जानते हो ना। यहाँ से क्या आ गया, F बराबर EQ। ठीक है भाई, ये आ गया F बराबर EQ। ये कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, इसी प्रकार चुंबकीय बल आपने जाना है, F है ना। चुंबकीय बल बराबर क्या होता है, FB बराबर क्या होता है, बोलो QVB sin थीटा, जानते हो ना, ये होता है। अच्छा, या FB बराबर, मैं लिखना चाह रहा हूँ उसको,
V क्रॉस B, क्या ये भी जानते हो आप? मैंने ही अभी बताया आपको, ऐसा भी होता है, ठीक है। अच्छा, लॉरेंज ने क्या कहा कि यदि किसी आवेशित कण को एक साथ चुंबकीय क्षेत्र में और विद्युत क्षेत्र में रख दोगे तो उस पर आरोपित बल जो है मुझे मेरा नाम पढ़ना चाहिए, तो FL बराबर क्या लिखोगे? FE प्लस FB। वैसे ये बहुत काम का है, फालतू उतना नहीं है। वेलोसिटी सेलेक्टर नामक एक डिवाइस है जो इसी पर कॉन्सेप्ट पर काम करता है, ठीक है बच्चों। तो FE का मान कहाँ गया? FE ये रहा। EQ, तो देखो EQ हो गया प्लस QV क्रॉस B, ये हमारा है FL, ठीक है। ध्यान से देखना, FL बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? देखो Q कॉमन लेता हूँ मैं, Q निकाल दिया बाहर, तो क्या बच गया? E जो कि वेक्टर फॉर्म में है प्लस V, QV क्रॉस B ना, QV क्रॉस B, देख रहे हो? QV क्रॉस B है ना, V क्रॉस B, तो Q निकल गया, V क्रॉस B, ये हमारा लॉरेंज फोर्स। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है बिहार बोर्ड ने कि लॉरेंज बल इसमें से कौन सा होगा, तो यही होगा। क्या होगा? Q कॉमन ले लो, वेक्टर E प्लस V क्रॉस B इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। चलिए तो लिखिएगा लॉरेंज बल की परिभाषा, जैसा कि लॉरेंज ने कहा था, लिखिएगा यदि किसी आवेशित कण को एक साथ विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर आरोपित कुल बल लॉरेंज बल कहलाता है, लॉरेंज बल कहलाता है, ठीक है। अब लिखिएगा इसके नीचे में ऐसे करें, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से पूरा का पूरा यहाँ तक आ जाओ, आ जाइए, यहाँ तक आ जाइए, आ गए? ओके, पूरा का पूरा यहाँ तक आ जाओ। FL बराबर QE प्लस V क्रॉस B। देखो इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा काम करता है एक बड़ा अच्छा सा एक डिवाइस जिसको बोलते हैं हम वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर वेग चयन करता। बच्चों ध्यान से देखिए, हम जैसे वो एग्ज़ाम देते हैं ना, उसमें क्या होता है, उस एग्ज़ाम के ज़रिए हमारा जो है सो मेधा का चयन किया जाता है, हमें कितना ज़्यादा गुणवत्ता है, तो टॉप से रैंकर को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये सब बहुत ही ज़्यादा क्रीम है, इसको हम इस काम में लगाएंगे, है ना। जैसे जेई का एग्ज़ाम होता है, उसमें हम इसी प्रकार से सिलेक्शन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं कि जो इतना से इतना तक लाएगा वही हमारा काम का हुआ, उसके बाद बाकी सबको फेंक देंगे, हम छोड़ देंगे, बाहर निकाल देंगे। इन सबको हम लोग ले लेंगे अपने कॉलेज में और वहाँ पर पढ़ाएंगे इसको, ये सब हीरा हुआ। सेम यहाँ पर है, नाम है वेग चयन करता, मतलब ये खास वेग से गतिशील आवेशित कण को सेलेक्ट कर लेता होगा, चयन कर लेता होगा, बस यही इसका काम है। वेग चयन करता जो है क्या करता होगा, एक निश्चित वेग से गतिशील पिंड को, एक निश्चित वेग से गतिशील आवेशित कण को चयन कर लेता होगा, सेलेक्ट कर लेता होगा, है ना। तो डिफिनीशन तो वही सिंपल सा हो गया कि वैसा विद्युत यंत्र जो एक निश्चित वेग से गतिशील आवेशित कण को सेलेक्ट कर लेता होगा, चयन कर लेता होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वेग चयन करता कहेंगे। लिखिए तो वेग चयनकर्ता की परिभाषा लिखिए तो वेग चयनकर्ता, वेलोसिटी सेलेक्टर की परिभाषा लिखिएगा, वैसा विद्युत यंत्र, लिखिए वैसा विद्युत यंत्र जो एक निश्चित वेग से गतिशील आवेशित कण को चयनित कर लेता हो वेग चयनकर्ता कहलाता है। वेग चयनकर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है, वेग चयनकर्ता। ध्यान से देखिए, डिवाइस का मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये मान लो हमारा एक पट्टिका है, दो पट्टिकाएं हैं, ध्यान से देखिएगा। ये है विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है नीचे की तरफ। चलो, इस पर चुंबकीय क्षेत्र भी है। कौन सा क्षेत्र है, एक और चुंबकीय क्षेत्र।
जो कि है अंदर की ओर, अंदर की ओर है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो, ध्यान से देखना, चलिए ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र जो कि अंदर की तरफ है, जिसको मैं कहूँगा बी क्रॉस। विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ है, लग ही रहा है देख करके, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। इसमें यहाँ है प्रवेश द्वार, ये क्या है, प्रवेश द्वार है। यहाँ से गतिशील आवेशित कणों को अंदर की ओर फेंका जाता है, ठीक है। बहुत सारा आवेश रहेगा, Q1 Q2 Q3 सब कुछ रहेगा, और इसको फेंका जाएगा वेलोसिटी v से, v वेलोसिटी से फेंका जा रहा है। किसी को v1 से, किसी को v2 से, किसी को v3 से, सबसे फेंका जा रहा है, ठीक है। मान लो कोई v1 से गया, कोई v1 से गया, कोई v2 से गया, कोई v3 से गया, सबसे फेंका जा रहा है, v4 से, v5 से, सबसे फेंका जा रहा है, ठीक है। अंदर की ओर घुसा। जब कोई आवेश यहाँ पहुँच गया, मान लो घुस करके यहाँ पर आवेश है, ये आवेश इधर की ओर जा रहा है, मान लो v वेग से। किस वेग से? v वेग से। तो हम जानते हैं q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। किधर लगता है बल? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की वजह से। तो विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ है, तो इस इधर की ओर बल लगा, जिसका नाम क्या होगा? QE। यही ना होगा QE? अभी पीछे लिखे भी थे, लॉरेंज फोर्स जब निकाल रहे थे वहाँ भी F बराबर QE लिखे थे। अच्छा, इसी समय चूँकि ये आवेश v वेग से गतिशील है, उधर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इस पर चुंबकीय बल भी लग रहा होगा, चूँकि ये गतिशील आवेश है। देखो, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, वेग की दिशा मेरी मध्यमा उंगली, तो अंगूठा कहाँ है? ऊपर। अंगूठा कहाँ है? ऊपर। यानी कि इस पर ऊपर की ओर लग रहा होगा कौन सा बल? कौन सा बल? बोलो बोलो। चुंबकीय बल FB, और ये हो गया FE। FE कितना? QE, और FB कितना? QVB। ये लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा? QVB प्लस साइन थीटा भी। अब जरा साइन थीटा के बारे में सोच लेते हैं। वैसे साइन थीटा भी लगा ही देते हैं फिलहाल, बाद में हटाएंगे। साइन थीटा का मान हो जाएगा 1 यहाँ पर, चूँकि क्षेत्र अंदर और जा रहा है इधर, क्षेत्र अंदर जा रहा है इधर, एंगल कितना? क्षेत्र अंदर जा रहा है इधर, कितना एंगल है? 90 डिग्री है ना इन दोनों के बीच में। क्षेत्र अंदर है, जा रहा है उधर, 90 डिग्री एंगल है। अच्छा भाई, अब जरा सोचो तो, जो भी वेग है, सोचते हैं जरा अच्छे से। यदि मैं, मैकेनिज्म को समझिएगा, यदि मैं ज़्यादा वेग से गतिशील, जो कि देखो वेग पर डिपेंड नहीं करेगा कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वेग पर डिपेंड ही नहीं करेगा, इस फॉर्मूला में वेग है कहीं पर? नहीं है, तो वेग से इंडिपेंडेंट है। तो जब भी वेग से गतिशील पिंड है, यदि मैं वेग को बढ़ा देता हूँ, वेग को क्या करता हूँ? बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा भी बढ़ा दिया, तो वेग के बढ़ने से कौन सा बल बढ़ जाएगा? चुंबकीय बल। और इस बल के बढ़ने से इस पर ऊपर की ओर ज़्यादा बल लगेगा, ये ऊपर में जाकर टकरा जाएगा। यदि वेग को बढ़ा देने के बजाय घटा देता हूँ, तो क्या होगा? इसी आवेश पर चुंबकीय बल कम लगेगा, कम लगने से विद्युत बल तो वही लगेगा, जिसकी वजह से नीचे जाके टकरा जाएगा। यानी कि जो भी वेग है, जब ये दोनों बराबर है, उस स्थिति में तो ये सीधा निकल जाएगा। थोड़ा सा भी बढ़ने से, वेग बढ़ने से क्या हो जाएगा? ये ऊपर चल जाएगा, वेग घटने से नीचे आ जाएगा। तो लॉरेंज बल से क्या जानते हो? FL बराबर QE प्लस QVB। साइन 90 है तो 1 हो गया। अच्छा, प्लस नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों देखो, FB ऊपर है, FE नीचे है। तो मैं मीन की बात करूँ, मिनिमम फोर्स क्या लगेगा? तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि एक दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एक ऊपर एक नीचे, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है? माइनस। चूँकि वेक्टर राशि में आप जानते हो, सदिश राशि में आप जानते हो कि दो बल का जो होता है परिणामी जो होता है वो उसका सदिश योगफल होता है। सदिश योगफल में आप लिखोगे FR बराबर, जब लिखोगे दोनों का नेट निकालोगे तो एंगल कितना हो जाएगा? 180। और लिखोगे ना कि भाई A स्क्वायर और B स्क्वायर 2AB 180, तो क्या हो जाएगा? FA प्लस FB हो जाएगा, FA माइनस FB हो जाएगा। नहीं होगा? अरे देखो ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस 180। भाई इन दोनों का परिणामी निकाल रहा हूँ मैं। FL क्या है? FL क्या है? जब एक साथ रख दिया जाता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर लगने वाला कुल बल जो है क्या होता है? लॉरेंज बल होता है। तो यहाँ पर जब मैं कहूँगा कि कुल बल की मैं बात करूँगा तो क्या लिखूँगा? अब लिखूँगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस का 2AB, चूँकि cos 180 माइनस 1 होता है, हो गया A माइनस B का होल स्क्वायर का अंडर रूट, आंसर निकला केवल A माइनस B, यानी कि FA माइनस FB, वही तो मैंने यहाँ लिखा है ना? कुल बल जो है अपोजिट दिशा में होने के कारण क्या हो गया? माइनस में हो गया। और वैसे भी इतना बिना सोचे हुए भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो बोलेंगे कि एक दिशा, एक ऊपर की ओर, दूसरा नीचे की ओर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ लिखेंगे FA माइनस FB। ओके। अच्छा, मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है? जब दोनों बराबर हो जाए तो मिनिमम कितना होगा? 0। तो क्या लिखोगे? F फॉर F मीन, फॉर
एफ मीन कितना हो सकता है ये 0, तो 0 बराबर क्या हो गया क्यू ई माइनस क्यू भी बी। अब सोचो एफ मीन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो भाई मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये सीधे निकल जाए, क्या निकल जाए, सीधा निकल जाए, मतलब कोई इस पर फोर्स ही नहीं लगे। इसको यदि हमें बाहर निकालना तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगे, फोर्स लगेगा तो ये टकरा के रह जाएगा, तो ये हो गया। इसको इधर ले आओ, तो क्यू भी बी बराबर क्यू ई। भाई दोनों यदि बराबर हो जाए तो मज़ा आ जाए, तभी ना इससे बाहर निकल पाएगा ये। हाँ, यहाँ से क्या हो गया, क्यू से क्यू मर गया, तो भी बराबर क्या हो गया, बोलो 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 बोलो, क्या हो गया, भी बराबर ई बाय बी। यानी कि ध्यान से देखो, हमें जिस वेग वाले आवेशित कण को बाहर निकालना है, जिस वेग से आवेशित कण को बाहर निकालना है, हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र का अनुपात उस वेग के बराबर कर देंगे। मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात उसके बराबर कर देंगे। मान लो विद्युत क्षेत्र का मान 10 है, चुंबकीय क्षेत्र का मान 2 है, तो 5 मीटर पर सेकंड से गतिशील जो कण होगा वो बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हो ना, इन दोनों का अनुपात जो होगा उसके बराबर उस जो भी वेग होगा वो वेग इससे बाहर निकलेगा, बाकी सब टकरा के अंदर ही में रह जाएगा। क्लियर हुआ? यस। लिखिएगा, क्या लिखा आपने, इसकी परिभाषा आपने लिख रखा है, लिखिएगा क्रियाविधि, लिखिए क्रियाविधि। अच्छा ये क्या है, निकास द्वार है ये, लिखिएगा। देखो, इस यंत्र से विभिन्न वेग से गतिशील आवेशित कणों को गुजारा जाता है। फलस्वरूप यंत्र निश्चित वेग से गतिशील आवेशित कण को तो बाहर निकास द्वार से निकाल देता है, परंतु बाकी कणों को अंदर ही रोक लेता है, अंदर ही रोक लेता है। ठीक है, चित्र बनाइएगा और लिखिएगा लोरेंज बल से, लोरेंज बल से। पूरा का पूरा आ जाइए, यहाँ तक आ जाइए, यहाँ लिखिएगा। बहुत काम का है, बिहार बोर्ड ने इसे कब पूछा पता है, बिहार बोर्ड ने इसे पूछा है 2017 में। लिखिएगा लोरेंज, इसके नीचे लिखिएगा यहाँ पर बी बराबर डी बाई वी की बात लिखिएगा। इस प्रकार वेग चयनकर्ता से वही कण बाहर निकलेगा जिसका वेग विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के बराबर होगा, जिसका वेग विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज मैंने आपको जितना बताया है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और बहुत जल्द अब हमारा सब कुछ जो है स्टार्ट होने वाला है, क्लास भी ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी स्टार्ट होने वाला है। तो जितना कुछ हो गया उसको रिवीजन कर लीजिए, फिर आपको मैं टेस्ट के लिए जैसा कि बोला हूँ बहुत जल्द बुलाने वाला हूँ आप लोगों को। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट।